Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये Virtual University की Final Term Exams की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, वो भी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि फिक्स प्राइसिंग मीन्स। अब फिक्स प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि सेम प्राइस फॉर ऑल कस्टमर्स, तमाम जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए सेम प्राइस जो है वो चार्ज किए जाएँ। तो आपने देखा होगा कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे फिक्स प्राइस होते हैं, तो हर कस्टमर को एक ही प्राइस जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। सो फिक्स प्राइसिंग मीन्स एवरी कस्टमर पेज द सेम प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइजेस आर नॉट नेगोशिएटेड और चेंज फॉर डिफरेंट बायर। तो क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है, और कस्टमर जो वो नेगोशिएट नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर नेगोशिएशन नहीं होती वहाँ पर। नेक्स्ट ये कि वेरिएबल प्राइसिंग मीन्स, और वेरिएबल प्राइसिंग का मतलब अगर हम देखें, डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स और सिचुएशन। तो मुख्तलिफ प्राइस चार्ज किए जाते हैं मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए या सिचुएशन के लिए। सो वेरिएबल प्राइसिंग अलाउज प्राइजेस टू चेंज बेस्ड ऑन कस्टमर टाइप, डिमांड, लोकेशन, क्वांटिटी और मार्केट कंडीशन। वेरिएबल प्राइसिंग में ये कि प्राइस चेंज किया जाता है कस्टमर किस तरह का है ये देखते हुए, उसकी डिमांड कितनी है, लोकेशन किस लोकेशन पर वो मौजूद है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, वो ज़्यादा ले रहा है तो उसको डिस्काउंट दिया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम्स टू। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो एम है वो क्या है? अर्न मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, जितना भी मुमकिन पॉसिबल हो सकता है प्रॉफिट उसको अर्न किया जाए। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन अचीविंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट बाय बैलेंसिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फोकस हम देखें तो क्या क्या हासिल किया जाए, जो भी हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट है, बैलेंस करते हुए रेवेन्यू भी और जो कॉस्ट है। नेक्स्ट ये कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं होता है तो वो क्या है? डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं। जहाँ पे बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होती है, तो वहाँ पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस चार्जिंग डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं। अब किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो उसको डिस्काउंट दे दिया, तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बार्गेनिंग की जा रही है, उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज किया जा रहा है। सारे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्ज। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो चार्ज किया जाता है वो इनमें से किसी के ऊपर किया जाता है। डिफरेंट प्राइजेस टू ईच कस्टमर बेस्ड ऑन विलिंगनेस टू पे। अब कस्टमर जितना पे करना चाह रहा है उस इस बेस के ऊपर नेगोशिएशन वगैरह जब होती है। सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर पर्सनली विलिंग टू पे। पर्सनली तौर पर जितना वो पे करना चाह रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। नेक्स्ट ये कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन। ये जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये बेस करता है किसके ऊपर? कस्टमर ग्रुप्स के ऊपर करता है। सो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स सच एज स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स। तो डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं मुख्तलिफ जो कस्टमर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन से। आप देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है या फिर सीनियर सिटीजन डिस्काउंट दिया जा रहा होता है, तो वहाँ पर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट ये कि BCG मैट्रिक्स वाज डेवलप बाय। BCG मैट्रिक्स को डेवलप किया था किसने? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। और यही इसकी एब्रीवेशन जो है वो BCG की फुल फॉर्म यही है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। सो BCG मैट्रिक्स वाज डेवलप बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स टू एनालाइज बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। तो इसमें दो चीज़ों की बुनियाद के ऊपर बिजनेसेस को या फिर प्रोडक्ट्स को देखा जाता है, एक तरफ मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। अब ये क्या स्टार इन BCG मैट्रिक्स है? अब जो स्टार है, स्टार वाला बिजनेस होगा या प्रोडक्ट होगी, उसमें क्या होगा? हाई ग्रोथ होगा और हाई मार्केट शेयर उसके अंदर होता है। सो प्रोडक्ट्स स्टार आर प्रोडक्ट विद हाई मार्केट ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर। दे ऑफन रिक्वायर इन्वेस्टमेंट बट कैन जनरेट हाई प्रॉफिट। तो जब स्टार प्रोडक्ट है तो हाई मार्केट शेयर होगा हाई ग्रोथ के साथ, और अक्सर ये रिक्वायर करते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन जनरेट कर सकते हैं हाई प्रॉफिट। अब नेक्स्ट ये कि कैश काउ जनरेट करता है, इनमें से क्या चीज़ जनरेट करता है? पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो यानी कि अब इससे कैश बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है। सो कैश काउज हैव हाई मार्केट शेयर इन लो ग्रोथ मार्केट्स एंड जनरेट मोर कैश देन दे कंज्यूम। कैश काउज का जो है वो हाई मार्केट शेयर होता है, वो भी लो ग्रोथ मार्केट में ये जनरेट करती हैं ज़्यादा कैश इसके मुकाबले में कि ये कंज्यूम करें।
नेक्स्ट है कि GE मल्टी फैक्टर एनालिसिस इवेल्यूएट। अब ये जो GE मल्टी फैक्टर एनालिसिस है ये इवेल्यूएट करता है इनमें से किस चीज़ को, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। एक तरफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, दूसरी तरफ बिजनेस स्ट्रेंथ। सो GE मैट्रिक्स हेल्प्स मैनेजर, ये मदद करता है मैनेजर्स को एवेल्यूएट बिजनेस यूनिट्स के, एवेल्यूएट करें, एग्जामिन करें बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कॉम्पिटेटिव बिजनेस स्ट्रेंथ, जो कि बेस करता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के ऊपर भी और जो कॉम्पिटेटिव बिजनेस स्ट्रेंथ होती है। अब नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर हम देखें तो वो बराबर है किस चीज़ के, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी होती है, जो कि बढ़ती चली जाती है जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनती है। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड कवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड अर्निंग प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो अमाउंट है जो बचता है जब हम वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देते हैं सेल्स में से, और ये जो है कंट्रीब्यूट जो है वो होता है फिक्स कॉस्ट को कवर करने की तरफ और अर्न करने की तरफ प्रॉफिट ना। मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्राइमरीली एम्स टू, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बुनियादी तौर पे जो मकसद है वो क्या है, इन्फॉर्म एंड परसुएड कस्टमर, के इन्फॉर्म किया जाए और परसुएड किया जाए, कायल किया जाए, कन्विंस किया जाए कस्टमर्स को। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्फॉर्म्स कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड परसुएड देम टू मेक अ परचेज, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में भी और परसुएड किया जाता है कि वो ख़रीदें कोई चीज़। नेक्स्ट है कि कस्टमर डेटाबेस कंटेन्स, अब कस्टमर डेटाबेस जो होता है उसमें क्या होता है कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो कस्टमर डेटाबेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन सच एज कस्टमर नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परचेज हिस्ट्री एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है तमाम इन्फॉर्मेशन, जो है कस्टमर का नाम होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, परचेज हिस्ट्री होती है, प्रेफरेंसेस होती है। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मीन्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब अगर हम देखें इनमें से तो वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग ऑल कम्युनिकेशन टूल्स, इसमें एक है तमाम जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं कोऑर्डिनेट करना। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंबाइंस, इसमें कंबाइन होता है क्या, एडवर्टाइजिंग भी, इनके तमाम टूल्स को लिया जाएगा। एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, टू डिलीवर अ कंसिस्टेंट मार्केटिंग मैसेज, जिनके ये तमाम टूल्स को लेंगे और फिर डिलीवर करेंगे कंसिस्टेंट मार्केटिंग मैसेज, जो एक जैसा मैसेज होगा इन तमाम टूल्स के अंदर। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंश्योर्स, तो ये क्या किस चीज़ को यकीनी बनाता है, कंसिस्टेंट मैसेज को इनके तमाम टूल्स के अंदर एक ही मैसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। सो इट इंश्योर्स कस्टमर्स रिसीव द सेम क्लियर एंड कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज ऑल थ्रू ऑल कम्युनिकेशन चैनल, ये यकीनी बनाता है कि कस्टमर को मिले सेम क्लियर और कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स के ज़रिए। नेक्स्ट वन इज़ सेल्स प्रमोशन इज़ डिज़ाइन टू, सेल्स प्रमोशन को डिज़ाइन किया गया इनमें से किसके लिए, इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स, शॉर्ट टर्म सेल्स को बढ़ाने के लिए। सो सेल्स प्रमोशन सच एज डिस्काउंट्स, कूपन्स एंड कंटेस्ट एनकरेज कस्टमर्स टू बाय इमीडिएटली एंड बूस्ट शॉर्ट टर्म सेल्स। तो सेल्स प्रमोशन जो है जैसे कि डिस्काउंट दिए जाते हैं, कूपन्स दिए जाते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, बाकायदा कॉन्टेस्ट करवाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करके कस्टमर को क्या किया जाता है कि वो इमीडिएटली तौर पे बाय करे, फ़ौरन से बाय करे और बूस्ट हो सेल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के तौर पर। अब ये कि कूपन आर अ फॉर्म ऑफ, कूपन जो है वो इनमें से किसकी फॉर्म है, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का एक हिस्सा है वो। सो कूपन्स प्रोवाइड डिस्काउंट और सेल्स ऑफर, स्पेशल ऑफर्स टू कंज्यूमर्स, मेकिंग देम आ कॉमन कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टूल। तो कूपन जो है उससे डिस्काउंट मिलता है या स्पेशल ऑफ़र मिलती है कंज्यूमर्स को, और इसी से ये बन जाता है कॉमन कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टूल। अब नेक्स्ट है कि फ्री सैम्पल्स आर यूज टू, फ्री सैम्पल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, इनकरेज प्रोडक्ट ट्रायल, इनकरेज किया जाता है प्रोडक्ट ट्रायल को। सो फ्री सैम्पल्स अलाउ कस्टमर्स टू ट्राई प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, हेल्पिंग इंक्रीज प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड सेल्स। फ्री सैम्पल्स के ज़रिए कस्टमर्स जो ट्राई करते हैं प्रोडक्ट इससे पहले कि वो ख़रीदें, मतलब हेल्प मिलती है इंक्रीज़ करने में प्रोडक्ट अवेयरनेस और सेल्स। नेक्स्ट ये कि ट्रेड प्रमोशंस टारगेट, ट्रेड प्रमोशन जो है वो टारगेट करती है इनमें से किस चीज़ को, चैनल मेंबर्स को। सो ट्रेड प्रमोशंस आर डायरेक्टेड एट होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स टू इनकरेज देम टू स्टॉक एंड प्रमोट प्रोडक्ट। ट्रेड प्रमोशन की वजह से क्या होता है कि टारगेट किया जाता है होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर को, और इनकरेज किया जाता है कि वो स्टॉक रखें और प्रमोट करें प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है कि एडवर्टाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, एडवर्टाइजिंग की हम बात करते हैं ये फॉर्म है किसकी,
नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। So advertising is a paid non-personal method of communication with a large audience through media such as TV, radio, newspaper and internet। तो ये एक पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की, और इसमें बहुत जो है वो बड़ी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन की जाती है कुछ ऐसे मीडियाज़ का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और आज के दौर में इंटरनेट भी है। नेक्स्ट है कि पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स। अब पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग किस चीज़ को प्रमोट करती है? सोशल वेलफेयर मीडिया मैसेजेस को। सो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन rather than promoting प्रोडक्ट्स। तो पब्लिक सर्विस के आप एडवर्टाइज देखते हैं, ये अवेयरनेस के लिए होते हैं, आगाही के लिए होते हैं, जो जैसे कि सोशल इश्यूज़ हो गए, हेल्थ के हवाले से हो गया, एजुकेशन के हवाले से हो गया, सेफ्टी के हवाले से हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से हो गया। ना कि इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि मैसेज दिए जा रहे होते हैं अवेयरनेस के हवाले से। नेक्स्ट ये कि एडवर्टाइजिंग कैन इन्फ्लुएंस। एडवर्टाइजिंग जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है इनमें से किस चीज़ को? कंज्यूमर एटीट्यूड्स को। सो एडवर्टाइजिंग शेप्स कंज्यूमर्स अवेयरनेस, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस एंड परचेसिंग डिसीजन। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो तश्कील देती है कंज्यूमर्स के अवेयरनेस, आगाही, उनके एटीट्यूड, प्रेफरेंस और जो भी परचेजिंग डिसीजंस होते हैं। नाउ माइंड शेयर रेफर्स टू, माइंड शेयर से मुराद क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रिकॉल। कंज्यूमर अवेयरनेस जो होती है और जो रिकॉल होती है। सो माइंड शेयर इज़ द एक्सटेंट टू विच अ ब्रांड ऑक्यूपाइज कंज्यूमर्स माइंड एंड इज़ ईजिली रिमेंबर। माइंड शेयर से मुराद वो एक्सटेंट है, वो हद होती है जो कि एक ब्रांड ऑक्यूपाई करती है कंज्यूमर के माइंड को, और ईजिली तौर पे उसको याद रखा भी जाता है। नाउ डोमिनेंट माइंड शेयर मीन्स, अब डोमिनेंट माइंड शेयर से क्या मुराद है? ब्रांड इज़ रिमेंबर्ड फर्स्ट बाय कंज्यूमर। ब्रांड को याद रखा गया है पहली जो है वो कंज्यूमर की तरफ से। सो ब्रांड विद डोमिनेंट माइंड शेयर इज़ फर्स्ट ब्रांड दैट कम्स टू कंज्यूमर माइंड विद इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी। तो डोमिनेंट माइंड शेयर यही है कि पहली ब्रांड जहन में आए जब किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो जो पहली ब्रांड कंज्यूमर के जहन में आ रही है वो इसके अंदर आ जाएगी डोमिनेंट माइंड शेयर में। नेक्स्ट ये कि टीवी कमर्शियल्स कंबाइन। अब टीवी कमर्शियल्स में हम देखते हैं तो क्या होता है कि साउंड एंड विजुअल्स दोनों चीज़ें होती हैं, एक तरफ दिख भी रहा है, आवाज़ भी आ रही है। सो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग कंबाइंस मूविंग इमेजेस, साउंड एंड टेक्स्ट टू क्रिएट एंड इफेक्टिव प्रमोशनल मैसेजेस। एक तरफ हम मूविंग इमेजेस देखते हैं, वीडियो चल रही है, विजुअल्स चल रहे हैं, उसके अलावा साउंड, आवाज़ है, और उसके अलावा लिखा हुआ भी आ रहा होता है, अक्सर आप देखते हैं। ये तमाम चीज़ों के ज़रिए इफेक्टिव प्रमोशनल मैसेजेस दिए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ बिलबोर्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ, एक बिलबोर्ड जो है वो इनमें से किसकी फॉर्म है? आउटडोर एडवर्टाइजिंग की। सो बिलबोर्ड्स आर आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लेस्ड इन पब्लिक लोकेशन टू रीच अ लार्जर ऑडियंस। बिलबोर्ड जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है जिसको रखा जाता है पब्लिक लोकेशन में, बाहर। आप देखते हैं घरों से बाहर रोड्स पे इसको लगाया जाता है ताकि बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जाए, और ख़ास लोकेशन होती है इसकी। नेक्स्ट ये कि वन एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग इज़, टीवी के ऊपर जो ऐड चलाया जाता है उसका एक जो बड़ा फ़ायदा इनमें से वो क्या है? हाई रीच, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, लाखों लोगों तक पहुंच रहा होता है एक ऐड। So television advertising can reach millions of viewers simultaneously, making it highly effective for mass communication। तो टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग को हम देखते हैं कि लाखों लोगों तक पहुंचता है। मिलियंस की जब हम बात करते हैं तो 10 लाख की बात की जाती है, तो मिलियंस का मतलब हो गया 10 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इतने लोगों तक भी पहुंच सकता है एक ही एड एक ही वक्त में। और ये जो है वो हाईली इफेक्टिव बनाता है मास कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट ये कि पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स। अब पर्सनल सेलिंग में जो है वो क्या शामिल है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इनके आमने सामने बैठ के बात जिस तरह करते हैं हम। तो पर्सनल सेलिंग इज़ डायरेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड अ कस्टमर टू एक्सप्लेन प्रोडक्ट एंड एनकरेज परचेज। तो डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है, आमने सामने बात कर रहे होते हैं, तो सेल्स पर्सन भी सामने, कस्टमर भी सामने होता है, फिर सेल्स पर्सन जो वो एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट को भी और एनकरेज करता है कि ख़रीदा जाए उसको। नेक्स्ट ये कि पर्सनल सेलिंग इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर, अब ये ज़रूरत है इसकी अगर हम देखें तो कहाँ होती है, किस तरह के प्रोडक्ट के लिए पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत होती है? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए जो मुश्किल होती हैं जिनका इस्तेमाल करना। सो पर्सनल सेलिंग अलाउज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स टू कस्टमर्स क्वेश्चंस, मेकिंग इट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो पर्सनल सेलिंग जो है वो इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन दी जाती है और आंसर दिया जाता है कस्टमर के क्वेश्चंस का, जो कि आइडियल बनाता है इसको कॉम्प्लेक्स या एक्सपेंसिव किस्म की प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कंसल्टेटिव सेलिंग फोकसेस ऑन। कंसल्टेटिव सेलिंग का फोकस इनमें से किसके ऊपर होता है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, समझने के ऊपर कस्टमर की नीड्स को। सो कंसल्टेटिव सेलिंग आइडेंटिफाइज कस्टमर नीड्स एंड रेकमेंड्स suitable solution instead of simply trying
टू मेक अप सेल। कंसल्टेटिव सेलिंग जो है वो आइडेंटिफाई इसमें किया जाता है कस्टमर की ज़रूरियात को और रेकमेंड किया जाता है जो भी सूटेबल सोल्यूशन होता है, ना कि सिंपली सेल का पर जो है वो फोकस किया जाए कि सेल हो जाए बस। नेक्स्ट ये कि बटना स्टैंड फॉर, अब ये एक एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। सो बटना इज़ दी बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल इफ़ नेगोशिएशन फेल्स, ये बेहतर अल्टरनेटिव अवेलेबल होता है अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है। सो स्ट्रॉन्गर बटना गिव्स नेगोशिएटर ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड बार्गेनिंग पावर, एक स्ट्रॉन्गर बटना जो वो देता है नेगोशिएटर को बेहतर जो है वो कॉन्फिडेंस और बार्गेनिंग पावर। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग बटना गिव्स अ नेगोशिएटर, स्ट्रॉन्ग बटना जो वो देता है नेगोशिएटर को क्या, मोर बार्गेनिंग पावर, ज़्यादा बार्गेनिंग पावर देता है। सो व्हेन अ नेगोशिएटर हैज़ अ गुड अल्टरनेटिव दे आर लेस डिपेंडेंट ऑन करंट डील एंड कैन नेगोशिएट मोर इफेक्टिवली, जब नेगोशिएटर जो है उसके पास होता है एक अच्छा अल्टरनेटिव तो वो कम डिपेंड होता है करंट डील के ऊपर और नेगोशिएट कर सकता है ज़्यादा इफेक्टिवली। नेक्स्ट ये है कि नेगोशिएशन एम्स टू, नेगोशिएशन का एम इनमें से क्या होता है, रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, कि एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट पर पहुंचा जाए। सो द मेन पर्पस ऑफ नेगोशिएशन इज़ टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड रीच एन एग्रीमेंट दैट सेटिस्फाई बोथ पार्टीज़। मेन जो बुनियादी मकसद हम देखें नेगोशिएशन का वो होता है कि हल किया जाए जो भी फ़र्क है, डिफरेंसेस हैं, और एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुँचें कि दोनों पार्टीज सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट ये कि पब्लिसिटीज़ जनरली, पब्लिसिटी आमतौर पे इनमें से क्या है, अनपेड मीडिया कवरेज, अनपेड मीडिया कवरेज है जिसके लिए पे नहीं किया जाता। सो पब्लिसिटी इज़ अनपेड एक्सपोजर रिसीव थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी और अदर मीडिया एंड ऑफन हैज़ हायर क्रेडिबिलिटी देन पेड एडवर्टाइजिंग। पब्लिसिटी जो है वो अनपेड एक्सपोजर होता है जो कि हासिल किया जाता है न्यूज़पेपर के ज़रिए, टीवी के ज़रिए या फिर दूसरा जो मीडिया होता है, और अक्सर इसका जो है वो क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है पेड एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में। लोग इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, कोई न्यूज़ चल जाए उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे निस्बत के ऐड पे। अब नेक्स्ट एक है पब्लिक रिलेशंस फोकसेस ऑन, पब्लिक रिलेशन का फोकस क्या है, बिल्डिंग पॉजिटिव पब्लिक इमेज, पॉजिटिव पब्लिक इमेज जो वो बिल्ड की जाए। सो पब्लिक रिलेशन बिल्ड्स एंड मेंटेन्स अ फेवरेबल रिलेशनशिप एंड इमेज बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। सो पब्लिक रिलेशन जो है उसमें बिल्ड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है फेवरेबल जो रिलेशनशिप होता है और इमेज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और पब्लिक के दरमियान। नेक्स्ट ये कि इफेक्टिव पब्लिसिटी इज़ ऑफन व्यूड एज मोर, जो इफेक्टिव पब्लिसिटी होगी उसको अक्सर देखा जाएगा इनमें से किसके तौर पर ज़्यादा क्रेडिबल देखा जाएगा एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में। सो बिकॉज पब्लिसिटी कम्स थ्रू इंडिपेंडेंट मीडिया रेदर देन पेड एडवर्टाइजमेंट, पीपल ऑफन कंसिडर इज मोर ट्रस्टवर्थी। अब क्योंकि पब्लिसिटी जो वो इंडिपेंडेंट मीडिया से आती है ना कि पेड एडवर्टाइजिंग से, तो लोग इसको ज़्यादा ट्रस्टवर्थी समझते हैं, ज़्यादा एतबार के काबिल समझते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंसर्न विद, अब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर्स, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करना, दस्तयाबी करवाना कस्टमर्स को। सो डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स प्रोडक्ट मोर मूव्स एफिशिएंटली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर थ्रू अप्रोप्राइट चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस बात को यकीनी बनाती है कि प्रोडक्ट ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ मूव होती हैं कस्टमर प्रोड्यूसर से कस्टमर तक और अप्रोप्रिएट चैनल्स के ज़रिए। नेक्स्ट ये कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है इनमें से, अ पैथ थ्रू विच प्रोडक्ट मूव टू कंज्यूमर्स, वो रास्ता जिसके ज़रिए प्रोडक्ट जो वो कस्टमर तक जाती है, कंज्यूमर्स तक। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ इंटरमीडियरीज सच एज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स दैट हेल्प डिलीवर प्रोडक्ट्स टू फाइनल कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर हम देखते हैं इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि होलसेलर है, रिटेलर है, उनके ज़रिए प्रोडक्ट जो वो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचती है फैक्ट्री से निकल के, प्रोड्यूसर से निकल के। ना होलसेलर प्राइमरीली सेल्स टू, बुनियादी तौर पर अगर हम देखें होलसेलर किन को बेचता है, रिटेलर्स एंड बिजनेसेस, जो रिटेलर्स हैं और जो बिजनेसेस हैं जिन्होंने आगे बेचना है। सो होलसेलर परचेज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम मेनली टू रिटेलर्स और अदर बिजनेस कस्टमर्स। होलसेलर ख़रीदता तो है मैन्युफैक्चरर से लेकिन बेचता है किनको, रिटेलर्स को या फिर जो दूसरे बिजनेस कस्टमर्स होते हैं। नेक्स्ट ये कि SCM स्टैंड्स फॉर, SCM की फुल फॉर्म क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। So supply chain management manages the flow of materials, information and products from supplier to final consumer. Supply chain management में मैनेज किया जाता है जो भी फ्लो होता है मटेरियल का, इन्फॉर्मेशन का भी, प्रोडक्ट्स का भी, सप्लायर से लेकर फाइनल कस्टमर्स तक। नेक्स्ट ये कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेट किया जाता है क्या, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, जो फ्लो है प्रोडक्ट का भी और इन्फॉर्मेशन का भी। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन अमंग सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर टू इंप्रूव एफिशिएंसी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेट किया जाता है क्या, मूवमेंट जो होती है मटेरियल्स की, प्रोडक्ट्स की, इन्फॉर्मेशन की, सप्लायर्स के दरमियान, मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो कस्टमर्स होते हैं, ताकि एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिक इन्वॉल्व, लॉजिस्टिक में हम देखें तो क्या है,
ट्रांसपोर्टेशन भी है और स्टोरेज भी है। सो लॉजिस्टिक मैनेजेस ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इन्वेंट्री एंड डिलीवरी टू इंश्योर प्रोडक्ट रीच कस्टमर्स ऑन टाइम। तो लॉजिस्टिक में ये कि मैनेज किया जाता है, एक तो ट्रांसपोर्ट हो गई, वेयर हाउस हो गया, सामान यहाँ रखा जाता है, इन्वेंट्री हो गई जिसको बेचने के लिए ख़रीदा है, और इसके अलावा जो डिलीवरी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक वक्त पे पहुंच जाए। नेक्स्ट ये क्या, रिटेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग डायरेक्टली टू, रिटेलिंग में होता है कि सेलिंग किया जाता है डायरेक्टली किन को, फाइनल कंज्यूमर्स को। सो रिटेलिंग इज़ द सेल ऑफ गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़। रिटेलिंग में क्या होता है कि बेचा जाता है गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली जो है वो फाइनल कंज्यूमर्स को उनके अपने इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। नाउ सुपर मार्केट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, सुपर मार्केट जो है वो एग्जाम्पल है किसके, रिटेल आउटलेट्स की। सो सुपर मार्केट सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स मेकिंग देम रिटेल बिजनेसेस। तो सुपर मार्केट जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो इसी वजह से रिटेल बिजनेस के कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये होलसेल प्राइस के ऊपर भी बेचते हैं कई सारी चीज़ें, क्योंकि लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं इनसे। नेक्स्ट ये कि कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज़। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो स्टडी करता है इनमें से किस चीज़ को, हाउ कंज्यूमर मेक परचेज डिसीजंस, किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो करता है परचेज डिसीजन। सो कंज्यूमर बिहेवियर एग्जामाइंस हाउ पीपल सेलेक्ट, बाय, यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एग्जामिन करता है इस चीज़ को कि कंज्यूम पीपल लोग किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या फिर डिस्पोज कर देते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। नेक्स्ट ये कि कल्चरल भी फैक्टर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस, कल्चरल फैक्टर स्ट्रॉन्गली तौर पे असर अंदाज होते हैं इनमें से किस चीज़ के ऊपर, बाइंग बिहेवियर के ऊपर, जो ख़रीदने का बिहेवियर है। सो कल्चर शेप्स, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कल्चर अलग है दूसरे कल्चर से। एक मुल्क के अंदर भी हम यहाँ पे हम देखें हमारे मुल्क में भी, तो हर इलाके का हमें अलग कल्चर दिखाई दे रहा है, और उन कल्चर का बहुत फ़र्क है इस चीज़ के ऊपर कि लोग क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ जो कल्चर जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं लोग उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। So culture shapes consumer values, preference and purchasing habits, making it a major influence on buying behavior. तो कल्चर की वजह से ही कंज्यूमर की जो वैल्यूज़ है, प्रेफरेंस है और परचेजिंग हैबिट है, इन पर फ़र्क पड़ता है, और एक जो मेजर इन्फ्लुएंस होता है उनके बाइंग बिहेवियर पे। नेक्स्ट एक रेफरेंस ग्रुप अफेक्ट, रेफरेंस ग्रुप जो है वो अफेक्ट करता है इनमें से किस चीज़ को, जो कंज्यूमर की चॉइसेस होती हैं। सो फैमिली, फ्रेंड, कोलीग्स एंड स्पेशल ग्रुप इन्फ्लुएंस कंज्यूमर एटीट्यूड्स, प्रेफरेंस एंड परचेसिंग डिसीजंस। अब फैमिली मेम्बर हो गए, फ्रेंड हो गए, कोलीग्स हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए, ये तमाम चीज़ें कंज्यूमर के एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस के ऊपर, उनकी जो परचेजिंग डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट ये कि सॉर्ट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, अब सॉर्ट एनालिसिस की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये चार चीज़ें इसमें आ जाती है। सॉर्ट इज़ अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल दैट एनालाइजेज इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलॉन्ग विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। अब ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जो कि एनालाइज करता है इंटरनल स्ट्रेंथ्स को भी, वीकनेसेस को भी, साथ में जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और थ्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट ये कि मार्केट रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू, अब मार्केट रिसर्च की जाती है किसके लिए की जाती है, गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है ताकि डिसीजन किए जा सकें। सो मार्केट रिसर्च कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस कस्टमर्स एंड मार्केट डेटा टू हेल्प बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म मार्केटिंग डिसीजन। मार्केट रिसर्च करते हुए जमा किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कस्टमर का और मार्केट का डेटा, ताकि मदद किया जाए कारोबार के अंदर इन्फॉर्म मार्केटिंग डिसीजन किए जा सकें। अब ये कि प्राइमरी डेटा इज़, अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेज, डायरेक्टली जो कलेक्ट जमा किया जा रहा है ओरिजिनल सोर्सेज से, जैसे कि कस्टमर से डायरेक्टली जो डेटा हासिल किया जा रहा है। सो प्राइमरी डेटा इज़ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फर्स्ट हैंडेड थ्रू सर्वेज, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि फ़र्स्ट हैंड होती है, जो कि ख़ुद से हम जमा कर रहे हैं, जैसे कि सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हो रही है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है कस्टमर को कि वो किस तरह की चीज़ें ख़रीद रहा है या किस तरह की चीज़ें वो पसंद कर रहा है, उसका रुझान किस तरह की चीज़ों पे है। और फिर एक्सपेरिमेंट भी किए जा सकते हैं स्पेसिफिक जो ख़ास जो रिसर्च के पर्पस होते हैं उनके लिए। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।